हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल। देखो, ये आईपीसी की सेकंड वीडियो है। इससे पहले की वीडियो में हमने आईपीसी की बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और चैप्टर 1 को कंप्लीट करवा दिया था। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, है ना। ये आईपीसी की सेकंड वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे आईपीसी का जो सेकंड चैप्टर है, यानी कि चैप्टर 2, जिसका नाम है साधारण स्पष्टीकरण। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से आता है कि इसमें कहाँ से कहाँ तक धाराएँ हैं। तो इसमें धारा 6 से 52A तक है, यानी कि 52A तक है। अब इसमें दिया क्या गया है, चैप्टर 2 में क्या दिया गया है। आईपीसी में प्रयुक्त बहुत से शब्दों को इस अध्याय में परिभाषित किया गया है। अब एक चीज़ और देखो, इस अध्याय में जितने भी धाराएं हैं हम सब नहीं पढ़ने वाले हैं। जो जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं या एग्ज़ाम में जो ज़्यादा आते हैं, सिर्फ उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम धारा 8 की। यहाँ पे लिंग की परिभाषा दी गई है। इसमें कहा गया है कि पुल्लिंग वाचक शब्द जहाँ भी प्रयोग किए जाएंगे वो हर व्यक्ति के बारे में लागू होंगे, चाहे वो नर हो या नारी हो, यानी कि पुरुष हो या महिला हो। जहाँ सर्वनाम वह का प्रयोग किया गया हो वहाँ उसमें पुरुष और स्त्री दोनों को सम्मिलित समझे जाएंगे। ये हो गया अपना धारा 8। इसके बाद बात करते हैं धारा 10 की, जहाँ पे दिया गया है पुरुष और स्त्री। यानी कि पुरुष मतलब पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर के घोतक हैं और स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी की घोतक हैं। अब एक केस आया था, एम्परर वर्सेस तटीय महादेव। इसमें 6 वर्ष की बालिका को अपने कमरे में ले गया, और आप पढ़ सकते हैं आगे। लेकिन अंत में कोर्ट ने ये कहा कि बालिका भले कम एज की थी, लेकिन इसके बावजूद वो क्या थी, स्त्री थी। इसके बाद बात करते हैं धारा 11 की। यहाँ पे क्या दिया गया है, व्यक्ति दिया गया है। कोई भी कंपनी या संगम, यानी कि एसोसिएशन या व्यक्ति निकाय, चाहे वो निगमित हो या नहीं। अब इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। ये जब बड़े क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ आपका ध्यान रखने वाली चीज़ है कि निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। अब एक चीज़ पढ़ने वाली बात यह है कि शब्द व्यक्ति में अब किन्नर को भी सम्मिलित कर लिया गया है, ठीक है। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा किन्नरों को भी व्यक्ति शब्द में सम्मिलित कर लिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने किन्नरों को व्यक्ति मानते हुए यह अनुशंसा की है कि उन्हें तृतीय लिंग माना जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19 के अंतर्गत इन्हें संरक्षण मिलना चाहिए। आपका धारा 11 में व्यक्ति हो गया। इसके बाद हम देखते हैं धारा 14 है। यहाँ पे दिख क्या है, इंपॉर्टेंट ये भी है, सरकार का सेवक। सरकार का शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर उस रूप में बने रहने दिए गए या नियोजित किए गए किसी भी ऑफिसर या सेवक के घोतक हैं। इसमें मोटा मोटी देखा जाए तो गैरसैन अधिकारी आते हैं, यानी कि आईपीएस आईपीएस वगैरह। अब हम देखते हैं धारा 21। यहाँ पे क्या दिया गया है। देखो, 14 के बाद हम 21 इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सरकार का सेवक और लोक सेवक है, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लोक सेवक, इसके अंतर्गत सैन्य और गैर सैन्य अधिकारी आते हैं, यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के राजपात्रित अधिकारी, न्यायाधीश, जज, पीएसयू अधिकारी, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, डॉक्टर, होमगार्ड, रेलवे कर्मचारी। यहाँ पे देखो, राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्मचारी या ऐसे पद जो सरकार से लाभ के पद पर हों। अब एक क्वेश्चन था, क्या एमएलए जो होते हैं वो लोक सेवक होते हैं। तो इसका आंसर है नो, क्योंकि लोक सेवक होने के लिए दो तत्वों की आवश्यकता होती है। ये दो तत्व क्या होते हैं, लोक सेवक एक प्राधिकारी होता है, अतः उसकी नियुक्ति किसी सरकारी या किसी अर्ध सरकारी निकाय के द्वारा होनी चाहिए। तो एमएलए के केस में तो ऐसा होता नहीं है, और नियुक्तिकर्ता द्वारा उसे वेतन मिलना चाहिए, ये भी नहीं होता है एमएलए में। सेकंड क्या है, लोक सेवक सरकार द्वारा निर्मित नियमों या निर्देशों के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का अनुपालन करते हैं। अब ये भी चीज़ नहीं होता है एमएलए में। अब जब ये दोनों तत्वों का अभाव रहता है तो लोक सेवक जो हैं, एमएलए जो हैं, लोक सेवक की कोटि में नहीं आते हैं। अब एक और क्वेश्चन होता है, जैसे सरकारी कंपनी आईपीसी की धारा 21 के अंतर्गत एक लोक सेवक नहीं है, परंतु ऐसी कंपनी का प्रत्येक कर्मचारी एक लोक सेवक होता है। जैसे एलआईसी मान लो, इंडियन मतलब भारतीय अरे सरकारी कंपनी है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये कंपनी जो है ये लोक सेवक नहीं है, मतलब एलआईसी जो है वो लोक सेवक नहीं है, परंतु इसके सारे कर्मचारी जो हैं वो लोक सेवक होते हैं। अब बात करते हैं लोक सेवक एवं सरकारी कर्मचारी में अंतर। अब इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो, ये तुम्हारा हो गया अंदर वाला सरकार
सरकार के सेवक, और इसको बाहर वाले को लिख दो लोक सेवक। इसका जो पहला वाला है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी लोक सेवक होता है, परंतु प्रत्येक लोक सेवक सरकारी कर्मचारी नहीं होता है। सेकंड पॉइंट क्या है, सरकारी कर्मचारी सरकार का भी सेवक होता है और लोक सेवक भी होता है, जबकि लोक सेवक सरकारी सेवक नहीं होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, सरकारी कर्मचारी को राजकोष से वेतन मिलता है, जबकि लोक सेवकों को नहीं मिलता है। कदाचार यानी कि मिसकंडक्ट पर सरकारी सेवक के विरुद्ध सेवा नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जबकि लोक सेवक के विरुद्ध नहीं। सरकारी कर्मचारी की सेवा अवधि निश्चित होती है, जबकि लोक सेवकों की नहीं होती है। और लास्ट पॉइंट क्या है, सरकारी कर्मचारी की भर्ती योग्यता, सेवानिवृत्ति, पदोन्नति आदि निर्धारित अर्हताएं के आधार पर की जाती है, जबकि लोक सेवकों के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं होती है। तो ये सारे पॉइंट थे, इन पॉइंट को आपको समझना है। अब बात करते हैं धारा 17 की। हमने 14 के बाद सीधे अपना 21 देखा था। अब देखो यहाँ पे 14 के बाद हमने सीधे 14 पढ़ा था, फिर 21 पढ़ा था, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से संबंधित था। उसके बाद हम 17 पे देखते हैं। 17 यानी कि सरकार। अब सरकार में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा यूपीएसआई में आ जाता है। सरकार मतलब क्या होता है, केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों को माना जाता है। धारा 18 में क्या है, भारत की परिभाषा है। 19 में क्या है, न्यायाधीश है, और 20 में न्यायालय है। अब धारा 23 ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और ये हमेशा एग्जाम में आता है। इसमें क्या है, सदोष अभिलाभ और सदोष हानि। सबसे पहले हम समझते हैं सदोष अभिलाभ क्या होता है। देखो, विरुद्ध साधनों या गलत तरीकों से ऐसी संपत्ति का अभिलाभ यानी कि ग्रेन प्रॉफिट, जिसका वैध लीगल रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो। जैसे ए जो है वो बी के घर गया और बी की घड़ी को चुरा लिया, तो ए को लाभ हुआ और बी को क्या हुआ, हानि हुआ। अब इसको डेफिनेशन से समझो। गलत तरीकों से ऐसी संपत्ति का अभिलाभ, अब यहाँ पे गलत तरीकों से ऐसी संपत्ति का अभिलाभ किसे को हुआ, बी को हुआ, जिसका वैध रूप से लीगल रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो। तो ऐसा व्यक्ति कौन था, ए था। समझे। अब सदोष हानि क्या होता है, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि जिसका वैध रूप यानी कि लीगल, ठीक है, लीगल रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति हो। जैसे समझो इस चीज़ को, ए ने बी व्यक्ति की पान की गुमटी को तोड़ दिया क्योंकि वह एक सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण थी। बाद में कोर्ट ने माना चूंकि गुमटी को ध्वस्त करने के लिए ए के पास कोई वैधिक औचित्य नहीं था, यानी कि लीगल राइट नहीं था, अतः उसका कार्य सदोष हानि है। सदोष हानि का तात्पर्य क्या होता है, किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से अवैधानिक तरीके से, मतलब इनलीगल तरीके से रखना, अलग कर रखना। यह क्षणिक भी हो सकता है। क्षणिक मतलब कुछ देर के लिए भी है, जाके किसी का माल छुपा दो, तो वही चीज़ है। इसके बाद हम बात करते हैं सदोष। सदोष लाभ, सदोष हानि की नहीं, सिर्फ सदोष की बात करते हैं। सदोष की डेफिनेशन क्या होती है, देखो सदोष की परिभाषा को तो आईपीसी में जो है बताया नहीं गया है। यद्यपि धारा 43 में अवैध को परिभाषित किया गया है, अवैध मतलब इनलीगल को परिभाषित किया गया है। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे सदोष का अर्थ क्या निकलता है। सदोष किसी व्यक्ति के वैधानिक यानी कि लीगल अधिकारों को प्रतिकूलता प्रभावित करना। अब सदोष के जो है निम्नलिखित जो है अवयव होते हैं सदोष लाभ के। पहला चीज़ होता है, ये सब आपके समझने के लिए बस है, किसी संपत्ति का लाभ, संपत्ति जिसके लिए कोई व्यक्ति वैधानिक रूप से हकदार नहीं है। लाभ अवैधानिक ढंग से होना चाहिए। जो केस आपको पढ़ाए थे, ए ने बी की घड़ी चोरी कर लिया है, वहाँ पे बी की घड़ी, तो यहाँ पे ए की बात हो रही है मोटा मोटी। आप ऐसे समझो, किसी संपत्ति का लाभ यानी कि बी की घड़ी चुराया था, संपत्ति जिसके लिए कोई वैधानिक रूप से हकदार नहीं है, ठीक है। ये चोरी ए ने बी की घड़ी चोरी किया था, तो ये हकदार तो था नहीं, हकदार तो बी था। और लाभ अवैधानिक ढंग से होना चाहिए, मतलब चुराया है तो जाहिर सी बात है अवैधानिक ढंग है। अब जो सदोष हानि के निम्नलिखित अवयव होते हैं, किसी संपत्ति की हानि, भाई गुमटी टूट गया तो हानि हुआ। संपत्ति जिसे खोने वाला व्यक्ति वैधिक रूप से हकदार था, भाई गुमटी का हकदार तो वही था ना जिसकी गुमटी थी। हानि अवैधानिक ढंग से होनी चाहिए, भाई अवैधानिक ढंग से किसी ने रात में उसका गुमटी तोड़ दिया बेचारे का, तो अवैधानिक ढंग ही है। तो आप ऐसे समझो। अब आप बात समझो, यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन आता है, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है वो तो आप आराम से कर लेते हो, लेकिन जो क्वेश्चन 3-4 लाइन में आते हैं उसमें आप फंस जाते हो, तो उसके लिए आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। सदोष अभिलाभ और सदोष हानि में अंतर क्या होता है। सदोष अभिलाभ में व्यक्ति संपत्ति से अवैध लाभ उठाता है, जबकि सदोष हानि में व्यक्ति संपत्ति के संबंध में अवैध हानि उठाता है। ये चीज़ आप समझ चुके हो।
सदोष अभिलाभ उठाने वाला व्यक्ति ऐसे लाभ का हकदार नहीं होता है, जबकि सदोष हानि उठाने वाला व्यक्ति ऐसे लाभ का हकदार व्यक्ति होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, दोनों में अंतर का मुख्य बिंदु क्या होता है, हकदार व्यक्ति। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 100% पूछा जाता है। सदोष अभिलाभ में व्यक्ति हकदार व्यक्ति नहीं होता है, जबकि सदोष हानि में व्यक्ति हकदार व्यक्ति होता है। देखो, अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट करना, उसके बारे में फिर कमेंट में हम लिख के बता देंगे। अब बात करते हैं धारा 24 की बेईमानी से। जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभकारित हो, अन्य व्यक्ति को सदोष हानिकारित करे, वह उस कार्य को बेईमानी से करता है, यह कहा जाता है। अब इसको आप थोड़ा अच्छे से समझो। एक व्यक्ति बेईमानीपूर्ण आशय से युक्त माना जाएगा यदि संपत्ति को लेते समय उसका आशय अवैध ढंग से संपत्ति का लाभ प्राप्त करना था, तथा जो व्यक्ति संपत्ति को इस प्रकार से प्राप्त करता है कि वह वैधिक रूप से उसके लिए हकदार नहीं था, या दोषपूर्ण ढंग से उस व्यक्ति को हानि पहुंचाना जो संपत्ति का हकदार था। अब एक और पॉइंट है इसमें, एक अवैध एवं संदिग्ध दावे को वैध दावे में बदलने का वास्तविक आशय किसी प्रक्रिया को बेईमानी से बना देता है। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि बेईमानी से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो अपना यही पूछा जाता है कि किस धारा में आता है, 24 में। पहले हम पढ़ लेते हैं धारा 25, फिर दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं। धारा 25 में क्या है, कपटपूर्वक। कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक करता है या कहा जाता है यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है, अन्यथा नहीं। देखो, कपट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें दो तत्व होते हैं कपट करने में। पहला होता है धोखा, दूसरा होता है धोखा किए हुए व्यक्ति को क्षति, यानी कि धोखा और क्षति। क्षति के लिए आवश्यक नहीं है कि धोखा किए गए हुए व्यक्ति को कोई आर्थिक हानि हो, या गैर आर्थिक हानि भी हो सकता है। अब आप समझो यहाँ पे बेईमानी और कपट में अंतर, जो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है बेईमानी और कपट से। कपट में हमेशा धोखा निहित होता है, जबकि बेईमानी में नहीं होता है। दोषपूर्ण लाभ एवं हानि बेईमानी के आवश्यक तत्व हैं, कपट के नहीं। मतलब बेईमानी में क्या आपका होना चाहिए, सदोष लाभ होना चाहिए, या दोषपूर्ण लाभ होना चाहिए, या सदोष हानि होना चाहिए बेईमानी में। और कपट में आपका क्या होना चाहिए, धोखा और क्षति होना चाहिए। कपट में क्या होना चाहिए, धोखा और क्षति। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कपट में धोखा व क्षति, और बेईमानी में सदोष लाभ और सदोष हानि दोनों होना चाहिए। यहाँ पे इंटेंशन भी होता है, मतलब आशय भी होता है, तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हो। अब बात करते हैं कूटकरण की। जो कोई व्यक्ति किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदृश या सिमिलर इस आशय से करता है कि वह सदृश से प्रवचना मतलब छल करे, या संभव जानते हुए करता है कि तद्वारा प्रवचना की जाएगी, वह कूटकरण करता है। यह कहा जाता है जैसे कॉपी करना। ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। धारा 29 में क्या है, दस्तावेज है। धारा 29 का में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शब्द का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड ना में है। ये जब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, तो इसके बारे में बात की जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख किस में है, तो आपको सीधे आंसर मानना है धारा 29 का में। अब बात करते हैं धारा 34 की, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, समान आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। इसमें बहुत सारे वाद विवाद हुए हैं। देखो, जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों के द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति को उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। अब आप एग्जाम्पल से समझो। 5 व्यक्ति हैं ABCD, ये पांचों एक्स को मारना चाहते हैं। कोई वजह होगी, दुश्मनी होगी, पुरानी रंजिश। इन पांचों ने एक प्लान बनाया
कि ए और बी को हम बाहर रहेंगे, मतलब घर के बाहर, घर में घुस के मारने वाला प्लान था इन लोगों का। तो ए बी बाहर रहेंगे, डी और ई कार में रहेंगे। डी और ई कार में बैठे हैं कि भाई दो बाहर देख रहे हैं कि कोई आ तो नहीं रहा है, दो कार में बैठे हैं कि भाई जल्दी से आएंगे सब मार के तो हम वो लोग भाग जाएंगे। और सी अंदर घुसता है, ये जाके एक्स को गोली मार देता है। प्लान इन पांचों का था, पांचों अपराधी माने जाएंगे, इन सबको सज़ा समान होगी, यही कहता है धारा 34। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि सामान्य रूप से एक व्यक्ति किसी अपराध में निम्नलिखित रूप से संबंधित हो सकता है। पहला, जब वो स्वयं अपराध करता है, जब वो अपना अपराध घटित होने में भाग लेता है, जैसे ये दोनों भाग लिए ना, डी और ई कार में रहे तो भाग तो लिए थे। जब वो अपराध कारित करने के उद्देश्य से किसी तीसरे पक्ष को प्रेरित करता है, या वह अपराध स्वयं ना करके किसी तीसरे पक्ष द्वारा करवाता है, मतलब थर्ड पार्टी द्वारा करवाता है। और चौथा पॉइंट क्या है, जब वो अपराध घटित होने के पश्चात अभियुक्त को न्याय से छुपाने का प्रयास करता है। अब देखो, एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछता है, धारा 34 क्या होता है? ये संयुक्त दायित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है। धारा 34 ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बल्कि बोल सकते हो। यदि दो या अधिक व्यक्ति, ये भी चीज़, ये इस लाइन को याद रखना, दो या अधिक व्यक्ति, ये भी पूछता है कितने व्यक्ति होने चाहिए, किसी कार्य को संयुक्त रूप से करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि उस में से प्रत्येक में उस कार्य को अकेले किया है। समझे, यही होता है संयुक्त दायित्व का सिद्धांत। धारा 34 के अंतर्गत संयुक्त दायित्व के सिद्धांत को आकर्षित करने के लिए निम्न अवयव आवश्यक होते हैं। पहला होना चाहिए एक आपराधिक कृत्य, भाई गोली मारा आपराधिक कृत्य है। आपराधिक कृत्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, ठीक है भाई। आपराधिक कृत्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा सबके समान आशय को अग्रसर करने हेतु किया गया, पांचों मिल के एक साथ मारना चाहते थे। ऐसे व्यक्ति के बीच समान आशय को पूर्व निर्धारित योजना के अंतर्गत होना चाहिए। योजना पहले से बनाए होंगे वो लोग कि भाई हमको जो है एक्स को मारना है जाके। अपराध के सभी कथित अभियुक्तों का किसी न किसी प्रकार सम्मिलित होना आवश्यक माना जाता है। भाई कोई कार में बैठा है, कोई घर में घुस के मारा है, कोई गेट पे खड़ा है, कोई कहाँ खड़ा है, तो जाहिर सी बात है अपराध घटित होते समय सभी व्यक्तियों को शारीरिक उपस्थिति, परंतु ये सभी व्यक्तियों की सभी मामलों में शारीरिक उपस्थिति सदैव आवश्यक नहीं होती है। मान लो कोई फ़ोन से बता रहा है उन लोगों को, है ना, तो ये चीज़ें हैं। समान आशय का देखो, समान आशय का डेफिनेशन जो है होता है वो समझ लो एक तरीके से जज के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वकील जो होते हैं अपने क्लाइंट को बचाने के लिए और लड़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, हालांकि उस पर हम नहीं जाएंगे, है ना। समान आशय को बहुत, यानी कि कॉमन इंटेंशन को बहुत से अर्थ प्रदान किए गए हैं। इसमें से कुछ अर्थ हैं जो किसी न किसी केस के माध्यम से सामने आए हमारे। इसमें पूर्व निर्धारित योजना अंतर्निहित है। विचारों का पूर्व मिलन, सभी व्यक्तियों जो कि एक गुट को निर्मित करते हैं के बीच पूर्व विचार विमर्श। इस लाइन को तो आप समझ ही चुके हैं इसके पहले भी। समान आशय का अर्थ है परिणाम की कल्पना किए बिना एक आपराधिक कृत्य कारित करने की इच्छा। समान आशय का अर्थ है घटित अपराध को निर्मित करने हेतु आवश्यक दुराशय, यानी कि मंशरिया। एक आपराधिक कृत्य कारित करने की इच्छा, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वो कृत्य घटित हो। कुछ लोगों के अनुसार समान आशय को ऐसा अर्थ प्रदान नहीं किया जा सकता जिसे हम हर जगह लागू कर सकें। बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं। अतः इसका वास्तविक अर्थ हर मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जो कि हमको थोड़ी देर पहले बताए हैं। अब देखो, समान आशय से संबंधित महत्वपूर्ण वाद जो हुए हैं, एक था महेश बनाम MP राज्य, ये संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर आधारित है। एक है बरेन कुमार घोष बनाम किंग एम्परर, ये सक्रिय भागीदारिता का जरूरी नहीं है। जैसे मान लो 5 लोग एक आदमी को मारने गए, 2 बाहर खड़े हैं, 3 घर में घुस के मारे, तो जो 2 बाहर खड़े हैं ये दोनों सक्रिय भागीदार तो थे नहीं गोली मारने में, परंतु ये भी अपराधी माने जाएंगे। थर्ड है सॉरी भाई, ऋषिदेव पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, सामान्य से घटना स्थल पर उत्पन्न हो सकता है। जैसे मान लो 5 लोग बाहर चौराहे पे खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं, मतलब एक लोग का बाकी 4 दोस्तों से विवाद हो गया और बाकी चारों ने इसको 5वें को मार दिया, तो सामान्य से घटना स्थल पर भी उत्पन्न हो सकता है। सामान्य आशय,
यहाँ पे आशय लिख लेना, समान आशय घटना स्थल पर भी उत्पन्न हो सकता है। एक वाद और आया था महबूब शाह वर्सेस एम्परर, सुनियोजित पूर्व योजना भी समान आशय को दर्शाती है। तो ये सब सारी चीज़ें हो गई। अब अपना देखो, एक सामान्य आशय होता है, अब एक समान आशय होता है। सामान्य, जब विभिन्न व्यक्तियों में से प्रत्येक का आशय एक ही होता है, मतलब इंटेंशन एक ही होता है, लेकिन उनमें से कोई भी एक दूसरे के आशय को नहीं जानता है तथा उन व्यक्तियों के बीच ऐसे आशय का आदान प्रदान नहीं होता है, तब समान आशय कहलाता है। जबकि सामान्य आशय जो अब तक हम पढ़ रहे थे, देखो ये होता है सामान्य, सामान्य वर्सेस सामान्य। इसमें क्या है, इसमें देखो कंडीशन, इस चीज़ को यहाँ पे हम दोबारा बता रहे हैं कि यहाँ सभी अभियुक्तों को उसकी जानकारी होती है, जबकि समान आशय में सभी अभियुक्तों को उसकी जानकारी नहीं होती है। सभी अभियुक्तों के मस्तिष्क यानी कि विचारों का पूर्व मिलन होता है यहाँ पे सामान्य आशय में। यहाँ पे भाई पूरे प्लानिंग बनाते हैं, ठीक है, जबकि समान आशय में नहीं बनाते हैं। और एक थर्ड पॉइंट और होता है इसका, सभी अभियुक्त अपराध में समान आशय के साथ शामिल होते हैं, जबकि समान आशय में ऐसा नहीं होता है। अब जो समान आशय है उसका एग्जाम्पल अब देखो, तब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मान लो 3 लोग हैं ABC, ये तीनों अलग अलग व्यक्ति, एक दूसरे को जानते नहीं है, कोई मतलब नहीं है इन लोगों का किसी एक दूसरे से, कोई जान पहचान नहीं है, ठीक है। यक्स ने इन सबों से पैसा, कोई व्यक्ति यक्स है, इन तीनों से उधार लिया है। ये सब एक्स से पैसा मांगने एक ही दिन पहुंचते हैं। इन लोगों को पता नहीं है, कोई प्लानिंग वगैरह नहीं थी कि भाई हम सब लोग एक ही साथ जाएंगे पैसा लेने, ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन सब पैसा मांगने एक ही दिन पहुंच जाते हैं, सहयोगवश जिसको कहा जा सकता है। तो अब भाई वहाँ पे बातचीत होने लगा, एक से तीनों बात करने लगे, भाई पैसा दे हमारा जो भी है। तो ए ने क्या किया, एक चाटा मार दिया। प्लानिंग नहीं थी इन लोगों की, ए को गुस्सा आ गया, कुछ एक्स ने कुछ बोला होगा कि भाई ऐसा नहीं दे पाएंगे, जो उखाड़ना उखाड़ लो। तो ए ने चाटा मार दिया, बी ने टांग तोड़ दिया। कोई प्री प्लानिंग नहीं थी, लेकिन भाई गुस्सा आ गया, तोड़ दिया। सी सबसे ज़्यादा उत्तेजक व्यक्ति था, इसने हत्या कर दी। यहाँ पे तीनों पे अलग अलग चार्ज लगेगा, क्योंकि इन तीनों की कोई पूर्व योजना नहीं थी। यही होता है समान इंटेंशन, यानी कि समान आशय, समान आशय। आई थिंक आप समझ गए होंगे सामान्य आशय और समान आशय में अंतर। इसके बाद हम बात करते हैं धारा 40 में क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये सीधे सीधे आपसे पूछेगा। अपराध, यहाँ अपराध के 4 तत्व होते हैं। एक पहला होता है मानव होना चाहिए, दूसरा दुराशय या मनसा या मनसुया होना चाहिए, तीनों एक ही चीज़ का नाम है। तीसरा कार्यलोप होना चाहिए, चौथा किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति होनी चाहिए। मतलब अपराध के 4 तत्व आपसे पूछेगा तो आप इसको बना सकते हो। इसके बाद बात करते हैं धारा 41 की, यानी कि विशेष विधि। विशेष विधि वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय से संबंधित होती है, जैसे रेलवे अधिनियम, अफीम अधिनियम। धारा 42 क्या होता है, स्थानीय विधि, यानी कि स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू हो, जैसे कि पोर्ट ट्रस्ट एक्ट, या बहुत सारी विधियाँ हैं स्थानीय विधि। चौथा होता है क्षति। क्षति कितने तरह, इसमें सीधे पूछेगा क्वेश्चन। धारा 44 में क्या है, क्षति है पहला चीज़। क्षति 4 तत्व होते हैं, 1 2 3 और 4, शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति। क्षति कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की, शरीर, मन, ख्याति और संपत्ति। बस इतना ही आपको समझना है। अब एक धारा है 52, इसको आपको अच्छे से समझना है, और ये लास्ट धारा है चैप्टर 2 की। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा होगा, आपको समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखते हैं 52, सद्भावपूर्वक। कोई बात सद्भावपूर्वक की गई या की गई नहीं कही जाती जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो। अब इसको समझा रहे हैं। पहले आप ये डेफिनेशन देखो, जो डेफिनेशन IPC में दिया गया है कि कोई बात सद्भावपूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो। किसी कार्य को सद्भावपूर्वक किया हुआ कहा जाएगा यदि इसमें सम्यक सतर्कता और ध्यान से किया जाए। सद्भावपूर्वक की अनुपस्थिति, मतलब जहाँ सद्भावपूर्वक नहीं होता है, उसको क्या समझा जाएगा कि वो असावधानी रखा या उपेक्षा किया अपने कार्य की। तीसरा पॉइंट क्या है, यदि कोई विचार सम्यक सतर्कता या ध्यान से इसकी सत्यता में विश्वास करते हुए बिना दोषपूर्ण प्रयोजन से प्रकट किया जाता है तो उसे सद्भावपूर्वक कहा हुआ माना जाता है।
आप एग्जाम्पल देखो, बस आपको इतना याद रखना है कि धारा 52 में सद्भावपूर्वक है। आप एग्जाम्पल देखो, आप इस चीज़ को समझ जाओगे जो डेफिनेशन है। एक व्यक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति था तथा एक कस्बे में रहता था, जहाँ भी रहता हो, जहाँ सभी प्रकार की चिकित्सा उपलब्ध थी, एम्स उम्स सब था। उसके भाई को मिर्गी था। उसने 3 महीने तक उसको बंद कर दिया, हाथ पैर पाँव बंद किया, कमरे में बंद कर दिया। अदालत ने ये निर्णय दिया कि अभियुक्त ने सद्भावपूर्वक कार्य नहीं किया, यानी कि असावधानी रखी, उपेक्षा किया, उसे चिकित्सीय सुविधा जो है उपलब्ध नहीं कराया। समझे बात को? एक और एग्जांपल देखो, एक झोला छाप डॉक्टर जिसके पास कोई डिग्री नहीं थी, वो अनुभव के आधार पर काम करता था। जैसे हर जगह आप लोग के यहाँ होते होंगे, हर टाइप के डॉक्टर होंगे झोला छाप, जो जिनके पास एक्सपीरियंस तो बहुत होता है लेकिन परंतु डिग्री नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं छोटी मोटी चूक कर ही जाते हैं। छोटी मोटी क्या, बड़ी बड़ी चूक कर जाते हैं भाई, जान भी चली जाती है। इसलिए ऐसे डॉक्टरों से बच के ही रहिए। खैर, वह अनुभव के आधार पर कार्य करता था। उसने एक व्यक्ति का ऑपरेशन किया जहाँ पर उसने साधारण चाकू उपयोग किया। भाई मान लो उसको कुछ कोई प्रॉब्लम होगी जहाँ पे जो डॉक्टर वाली चाकू हो जाती है उसका यूज़ करना था, पर उसने सिंपल सब्जी काटने वाली चाकू का यूज़ कर दिया, जिसके कारण अधिक खून बहने लगा, है ना। तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यहाँ पे डॉक्टर ने सद्भाव में कार्य नहीं किया। यही धारा है आपकी 52। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई, यह चीज़ें समझ में आपको आई सिंपल लैंग्वेज में, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।